Jai Hind friends, let's start. What are the significance of practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? ठीक है, select the correct answer. स्टेटमेंट तो देखो दोस्तों पहले समझ लेते हैं सस्टेनेबल मतलब क्या है। सस्टेनेबल मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेके आना। ठीक है, अभी स्टेटमेंट नंबर वन, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफिशिएंटली इन दिस। कैन बी मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बता रहा है, हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। कितना रिस्ट्रिक्टिव बात कर रहा है ये तो स्टेटमेंट गलत है। देखो, इंडियन इंडियन जो सॉइल है ना, वो डिफिशियंट है किन किन चीजों में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। तो इन चीजों के लिए तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 1% का 1% तो भी यूज करना पड़ेगा ही ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होता है। अगर तीन स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन देखते हैं। वन गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? ओके, अभी पहले समझते हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, देखो, हमें पता है वेटलैंड होती है। ठीक है, वेटलैंड साइट्स। तो ये वेटलैंड साइट कौन बताता है? ठीक है, रामसर डिक्लेयर करता है, रामसर वेटलैंड साइट को। बट अभी जो रामसर ने डिक्लेयर की हुई वेटलैंड्स होती है, ठीक है, उन वेटलैंड को, उनका मतलब प्रॉपरली वो वेटलैंड उनका कंजर्वेशन हो रहा है या नहीं, या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है कि नहीं। तो अगर वहां पे जो वेटलैंड रामसर ने डिक्लेयर की हुई है, वहां पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स have occurred are occurring are likely to occur in the wetland as a result of human interference। तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं। इंडिया में जो चिलिका लेक है ना, चिलिका लेक, उड़ीसा, तो उड़ीसा चिलिका लेक को 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कैटेगरी में डाल दिया था, बट 2002 में उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी करंटली कौन कौन से इंडियन साइट्स आर इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लोकटक लेक है। लोकटक लेक कहाँ पे? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। और कहाँ का, और कौन सी साइड है? दूसरी है केवला देव, जो कि केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ओके, अभी अगर पूछा टोटल रामसर साइट कितनी है इंडिया में, तो 85 है। ओके, 2024 दिसंबर में ये डेटा पब्लिश हुआ था। 85 रामसर साइट्स है, और सबसे ज्यादा 18 कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हुआ है अंडमान एंड निकोबार। आंसर है ऑप्शन नंबर वन। निकोबार एंड सुमात्रा सेपरेटेड बाय ग्रैंड चैनल। ठीक है, और सुमात्रा कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार के नजदीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रैंड चैनल सेपरेटेड बाय, ठीक है, मालदीव एंड लक्षद्वीप सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल, सुमात्रा एंड जावा सेपरेटेड बाय सुंदा स्ट्रेट। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल को सेपरेट करता है लक्षद्वीप को एंड मलिकू एटॉल को, मलिकू एटॉल। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रोग्राम दिया है और मिनिस्ट्री बता रहे हैं। ठीक है, करेक्ट कौन सी पीयर है? नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर
रेनफेड एरिया। अभी रेनफेड एरिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे फार्मिंग है ना, वो टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। और वहाँ जो रेनफेडेड एरिया है ना, इसके लिए उन्होंने नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है। मतलब ये फार्मिंग से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आएगा? नहीं आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो मतलब थर्ड पेयर तो गलत है, थर्ड पेयर गलत हुई, ये गलत हुआ। अभी थर्ड पेयर गलत है तो ये भी गलत हुआ होगा, तो ये भी गया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर है जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों भी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू बॉम्बे with reference to Bombay Natural History Society. Natural History Society. Consider the following statement. Which of the above are correct? It organize and conduct nature trails and camp for the जनरल पब्लिक। नेचुरल ट्रेल्स, अभी क्या है यहाँ पे, क्या दिया है उन्होंने? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मतलब कुछ तो नेचर के रिलेटेड होगा। और स्टेटमेंट थर्ड भी क्या बताया? नेचुरल कंडक्ट नेचुरल ट्रेल्स और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मतलब थर्ड तो सही है। इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब दो भी तो सही है। ठीक है, ओके, दो सही है, मतलब अभी बचे क्या? 1 2 3 और 2 3। अभी पूरा खेल है ऑप्शन नंबर वन पे। इट इज एन एटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अभी देखो, सम ऐसा लगेगा कि ये नेचुरल हिस्ट्री है, ओके, नेचुरल है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, बट ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, ये एक एनजीओ है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1883 को। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, एग्जामिनर ना बाय ऑफ अंडर द जो मिनिस्ट्री बाय दिस मिनिस्ट्री और बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये 90% ना यहाँ पे ही ट्रैप होता है। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में आपको यही ट्रैप देखने को मिलेगा। देखो, अभी क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एनजीओ के बारे में, मैंने क्या कहा था? एनजीओ मतलब क्या होता है? एनजीओ के लिए कौन सा कीवर्ड बताया था मैंने आपको? जस्ट मिनट। ओके, इंटरनेशनल्स, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे इंटरनेशनल लगा तो समझ लेना वो एक एनजीओ है। ठीक है, अभी उसी तरह पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटी वर्ड आया ना, तो समझ लेना कि ये कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड होगा। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड होगा या फिर फंडिंग रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो 1992 में जब अर्थ समिट चल रहा था, ठीक है, तो अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की नींव रखी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अभी इनका काम क्या होता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट लगता है तो कुछ तो इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करते होंगे, मतलब क्या? ओजोन डिप्लेशन को सब प्रो इन्वायरमेंट काम करते हैं। ठीक है, इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में 184 मेंबर्स है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के मेंबर इंडिया इज द मेंबर और नॉट। ओके, तो अभी बाकी अभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट इज एन एजेंसी अंडर OECD to facilitate the transfer of technology and fund to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अंडर ऑफ कोई भी मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा तो क्या होगा? गलत है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये गलत है, वहां पे वर्ल्ड बैंक है, तो स्टेटमेंट थर्ड भी गलत। इट अंडरटेक
साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। अभी देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट इन्होंने कौन सी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ भी बताया नहीं। ओके, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर वन, इट सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म। मैंने अभी कहा था फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फैसिलिटी मतलब क्या, कुछ तो फाइनेंस या फिर फंडिंग रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे फैसिलिटी मतलब कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड है, फंडिंग रिलेटेड है, बट ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। फिर यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एंड फिफ्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या करती है, फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, याद रखना। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर इन प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, which of the above statement are correct? India has manufacturing base for solar thermal technology but not for फोटोवोल्टेइक। ये गलत है, ये दोनों का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। ठीक है, तो थर्ड हटा के देखते हैं, ये गया ये गया, अभी बचा वन एंड नन, मतलब सेकंड को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने एक हिंट हमें दी हुई है, ये देखो फोटोवोल्टिक जनरेट अल्टरनेटिंग करंट, तो ये गलत है। फोटोवोल्टिक डायरेक्ट करंट जनरेट करता है और सोलर थर्मल जनरेट्स एसी, तो यहाँ पे हुआ है स्वैप। ठीक है, तो ये ट्रैप को याद रखना, एग्जामिनर क्या करता है, इंक्रीज को डिक्रीज करेगा, मोस्टली को रेयरली करेगा, या फिर डायरेक्टली को इनडायरेक्टली करेगा, तो इस तरह के वो सैप करता है। ठीक है, अभी बचा स्टेटमेंट नंबर वन, photovoltaic is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's ray to generate heat, which is further used in electricity generation program। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फोटोवोल्टेइक इज अ टेक्नोलॉजी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कहाँ से, कन्वर्ट फ्रॉम सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिसंबर में इससे रिलेटेड नई डेवलपमेंट हुई है, हमें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले याद रखना, क्लासिकल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आते हैं। ओके, अपने ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है ना 22, वो भी 8 शेड्यूल में ही आते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहले कब डिक्लेयर हुई थी, तो वो डिक्लेयर हुई थी 2004 में। किन्होंने, कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, तो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इज तमिल। 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। उसके बाद 2008 में कन्नड़ा एंड तेलुगु। 2013 में मलयालम, 2014 में ओडिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2014 का है। ठीक है, तब ओडिया को क्या किया था, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। और याद रखना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 में और 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो वो लैंग्वेजेस है
मराठी, उसके बाद पाली, फिर है प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। मतलब टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है? अभी पांच, पहले छह और अभी के पांच, अभी टोटल 11 है। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करता है, इस सभी चीजों को देखता है। अभी ये क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड करने के कुछ क्राइटेरिया भी तो हो गए। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? तो याद रखना, एट लीस्ट 1500 से लेके 2000 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर मस्ट हैव एंशंट लिटरेचर और लिटरेरी ट्रेडिशन, ये ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ये कंसेप्ट ना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन कौन सी है ये बताना है हमें। तो सारामती पीक नागालैंड में है, सही बात है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। ओके। मिजोरम में कहाँ पर? मोलेसेस बेसिन में। और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है? तो वो त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। तो अभी एग्जामिनर ने हिंट दी है, नेक्स्ट टाइम वो सिक्किम में कोई भी वाइल्ड लाइफ या फिर टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क है उसके बारे में पूछेगा। ठीक है। तो वहां पे क्या है, सिक्किम में कांचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है। जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है, पीक ऑफ द वर्ल्ड। कांचनजंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। कांचनजंगा में दो इंपॉर्टेंट एनिमल पाए जाते हैं, मतलब काफी एनिमल पाए जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक है स्नो लेपर्ड और दूसरा है रेड पांडा। रेड पांडा पूछा जा सकता है कि रेड पांडा, ओके, यहाँ पे एनिमल्स देंगे, यहाँ पे नेशनल पार्क बता सकते हैं, मैच द पेयर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना। तो ओके, ठीक है, 11th क्वेश्चन देखेंगे अभी। विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्री नोन एज ब्रिक्स। अभी देखो, ब्रिक्स इतना न्यूज में रहता है ना। ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो हमें, मतलब इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो बनेगा ही। तो फर्स्ट मीटिंग ब्रिक्स की कब हुई थी? 2009 में हुई थी, बट वो रियो डी जेनेरियो में नहीं हुई थी, वो हुई थी रशिया के। ठीक है। अभी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, रशिया के प्रोनाउंस थोड़े अलग होते हैं। उसका नाम है एकान ठीक है। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था। ठीक है। बट अभी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ब्रिक्स में अभी पहले थोड़ी इसकी स्टैटिक पार्ट देखते हैं। BRIC, ये जो टर्म है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो ये टर्म कॉइन किया था जो गोल्डमैन से सैश है ना, यहाँ का एक इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है जिम ओनेल। तो इसने ये कॉइन टर्म की थी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। बट करंटली ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अलोंग विद दैट 2024 में कौन कौन से ऐड हुए थे? 2024 में ऐड हुए थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, और 2025 में ऐड हुआ इंडोनेशिया। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बोला था एनजीओ मतलब क्या। एनजीओ की क्या है ट्रिक? एनजीओ को कैसे पहचानते हैं अपन, कौन सा कीवर्ड है? इंटरनेशनल। ठीक है। जैसे फैसिलिटी मतलब क्या है, कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड है, फंडिंग रिलेटेड है। तो इस तरह के कीवर्ड्स एग्जामिनर ने हमें दी हुई है। ठीक है। अभी देखो स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। करेक्ट कौन सा है वो बताना है हमें। इट वर्क एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज, यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसी। अभी एडवोकेट बोल रहे, ये बाइंडिंग नहीं बहुत बता रहे। एडवोकेट मतलब क्या है? जिस एडवाइस दे रहे हैं, आपको लेना है तो लो, मतलब नहीं नहीं लगा तो मत लो। एक तो पॉजिटिव वे में बता रहे हैं वो। ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अभी देखो स्टूडेंट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने क्या कहा था, इंटरनेशनल मतलब एनजीओ रिलेटेड, तो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल कहाँ से आएगा, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, तो ये अभी इसमें एक चीज याद रखना, वेटलैंड इंटरनेशनल स्टार्ट हुई थी 1954 में, और रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इंडिया में कितने रामसर साइट है, 55। सबसे ज्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु, ये ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजेस, विच ऑफ द अबव डिसीजेस इरेडिकेटेड इन इंडिया। इंडिया से कौन से डिसीज इरेडिकेट हुए, चिकनगुनिया इरेडिकेट हुआ है क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू तो गलत है। ओके, टू गलत है तो ऑप्शन ये गया, ये गया। अभी बचा थ्री और नन, मतलब डायप्थेरिया तो इरेडिकेट हुआ ही नहीं। अभी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ है तो हाँ, 1980 में इंडिया से इरेडिकेट हुआ है, और करंटली ये डिसीज पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हुआ है। ओके, स्मॉल पॉक्स। अभी याद रखना, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये वायरल डिसीजेस है। ठीक है, और डायप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है। डायप्थेरिया की वैक्सीन अवेलेबल है, और इसकी वैक्सीन अंडर द प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष्य। ठीक है, अभी मिशन इंद्रधनुष्य के बारे में और आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव influence the evolution of organisms, select the correct answer using code given below। continental draft and glacier cycle। अभी कंटिनेंटल ड्राफ्ट, ये जो थ्योरी है ना, ये गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। और ग्लेशियल साइकिल मतलब क्या है, अभी देखो, जो मास ऑफ आइस होता है ना, वो स्लोली इंच बाय इंच क्या होता है, मूव होता है, उसे ही ग्लेशियर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, ये दोनों भी स्टेटमेंट बराबर है, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अभी अल्फ्रेड वैगनर वैगनर पे आगे आपने को दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2018 में। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रेड क्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू। सबको पता है रेड क्लिफ क्या है, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947। इस पे हमें दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तब हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, ये एग्जामिनर ने दी हुई हिंट है। तो ये जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था ना, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, 1950 में ये पैक्ट हुआ था, बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन पोचिंग। अभी देखो एग्जामिनर क्या बता रहा है, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर्स डॉल्फिन। मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से पॉपुलेशन कम होने के कारण पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सही है, ह्यूमन की वजह से। गेटिंग ट्रैफिक इन फिश नेट एक्सीडेंटली, फिशिंग कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर केमिकल, ये भी तो इंसान की वजह से ही है। मतलब 134 तो हर हालत में सही है। अभी स्टेटमेंट नंबर 2 को देखो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, ये नेचुरल है ना बाबा। ओके, और नेचर स्मार्टर देन पीपल, नेचर को पता है कैसे रखना, बैलेंस में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है, तो आंसर है 134, स्टेटमेंट सी इज द आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा याद रखते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो गंगा रिवर डॉल्फिन को एक नाम है सू सू, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पूछा तो शेड्यूल 1 में आता है, और साइट है ना, जो साइट से अपेंडिक्स 1 में कैटेगराइज होता है। ये इंडिया का नेशनल एक्वेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो डॉल्फिन इज इंडियाज एक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, और डॉल्फिन नेशनल डॉल्फिन डे 14 अप्रैल को सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्ड्स are used in many household production like mattresses and upholstery. What is there some concern about their use? Okay, select the
करेक्ट आंसर। अभी देखो, एग्जामिनर ने एक हिंट यहाँ पे दी है क्वेश्चन में। वो क्या पूछना चाहता है कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम की वजह से ये मैटर, देखो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्शन लाइक मैट्रेस एंड अपवर्ड। ये यूज तो होता है बट इसके यूज की वजह से कुछ कंसर्न है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होता है। मतलब क्या है, क्वेश्चन की थीम अगर देखोगे तो कुछ तो नेगेटिव सेंस में ये बता रहा है हमें। तो हमें ऑप्शन भी तो नेगेटिव ढूंढने पड़ेंगे ना। अगर ये नेगेटिव होंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट सही होंगे। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। सही बात है ना, डिग्रेडेशन हो रहा है ये, और हमें क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये स्टेटमेंट बराबर है। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल। एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल मतलब एनिमल और ह्यूमन के सेहत के लिए ये खराब है। अभी क्वेश्चन में हमें क्या बताया था उन्होंने, नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड बी इज द आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ एनिमल। पहले समझते हैं हाइबरनेशन क्या है। देखो, हाइबरनेशन मतलब क्या है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये कब होता है, विंटर में। तो ये बैट भी करता है, बियर भी करता है, रोडेंट, अरे रोडेंट मतलब जो आपने माउस, चूहे। ठीक है, तो ये तीनों भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अभी यही क्वेश्चन हमने 2013 में डिस्कस किया था कि कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ओके, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट के बारे में क्वेश्चन हमें पूछा था। तो तभी मैंने आपको बताया था कि सबसे लार्जेस्ट कमिटी है कमिटी ऑन एस्टिमेशन, क्योंकि यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं और ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा से एक भी मेंबर एस्टिमेट कमेटी में नहीं होता। ठीक है, अभी इसका काम क्या है, तो एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन करती है, क्या एग्जामिन करती है, तो ये इकोनॉमी एंड इफिशियंसी इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है, अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट तो रिवीजन के लिए एक और बार करेंगे। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ठीक है, अभी देखो ये जो कमिटीज है ना, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का, तो वो अपॉइंट करता है। और पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इन CAG, कैग। कैग कौन होता है, तो इस कैग ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होता है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। और ये जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट है ना, इसका जो चेयरमैन होता है ना, तो वो होता है अपोजिशन लीडर। ठीक है, अपोजिशन पार्टी से होता है, अपोजिशन लीडर नहीं होता, अपोजिशन पार्टी से होता है। बट ये कहीं मेंशन नहीं है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पार्लियामेंट्री रूल बुक में मेंशन नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बता, यहाँ पर एग्जामिनर ट्रैप खेल सकता है कि ये कन्वेंशन नहीं है, कि इट इज डायरेक्टली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये गलत होगा। ओके, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर, और वो कन्वेंशन है कि वो अपोजिट पार्टी से आता है। ठीक है, ना कि कहीं मेंशन। तो थर्ड कमिटी कौन सी है, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग रिलेटेड। ठीक है, अभी थर्ड कमिटी देखते हैं, द कमिटी ऑन पिटीशन। तो ये पिटीशन रिलेटेड जो भी चीजें रहते हैं ना, उन्हें एग्जामिन करती है। यहाँ पर 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा मेंबर होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। करेक्ट आंसर। अभी देखो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2011 में भी देखा था। ठीक है,
क्या बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? वोल्केनिक एक्शन, रिस्पिरेशन एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि ये इन तीन चीजों के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है। और एक चीज याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी का क्वेश्चन। इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड, ठीक है, वो बता रहे कि आप कंट्री साइड में ऐसे ही टहल रहे हो, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलोंग द कैटल सीज द इंसेक्ट। जो ये देखो, एक एनिमल होते हैं ना, बैल वगैरह, इनके ऊपर बैठ के वो इंसेक्ट को खाते हैं। देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच बर्ड। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। इतना याद रखो कि कंट्री साइड आप घूम रहे हो, आपने कंट्री साइड घूमते समय आपको एक बर्ड हमेशा देखने को मिलेगा जो इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू को देखते हैं। कॉमन महीना, नाम में देखो कॉमन, एग्जामिनर ने हिंट दिए हमें कॉमन महीना, मतलब ये तो कॉमन है तो हर जगह पे पाई जाती होंगी। तो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही होगा, मतलब डी गलत है। अभी बचे वन टू टू और टू थ्री। पेंटेड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक क्या करता है, तो ये फिश ईट करता है, फिश ईटिंग बर्ड है। अभी ये फिश ईटिंग बर्ड है तो ये फिर हमें कंट्री साइड में थोड़ी ना मिलेगा। ओके, तो ये तो गलत है, मतलब ये गया। Okay? अभी बचे टू एंड टू थ्री। ब्लैक नेक क्रेन, तो ब्लैक नेक क्रेन तो मैंने कभी, मैं टहल रहा हूं तो मैंने तो कभी देखी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पाई जाती है ट्रांस हिमालयन रीजन में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो, पेंटेड स्टॉक ऑन कॉमन मैना का आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, और ब्लैक नेक क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस है नियर, नियर क्या, थ्रेटन्ड। ठीक है। ओके दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।